नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपने खास मेहमान के साथ विश्लेषण और चर्चा करते हैं। आज जिन दो खबरों पर हम चर्चा करेंगे उनमें से एक खबर बांग्लादेश से है कि कैसे बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक शासन की ओर ले जाया जा रहा है, और दूसरी खबर पाकिस्तान से है कि कैसे वहां खैबर पख्तूनख्वा समेत दूसरे इलाकों में रहने वाले पख्तूनों को सेना के बूट के बल पर पाकिस्तानी सेना दबा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। श्रीलंका के संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन की प्रचंड जीत। एनपीपी ने 159 सीटों के साथ हासिल किया 2/3 बहुमत। बांग्लादेश में यूनुस प्रशासन के कई मंत्रियों के आतंकी कनेक्शन पर बड़ा बवाल। आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से जुड़े लोगों को जगह दिए जाने का आरोप। अवामी लीग ने जताया कड़ा विरोध। पख्तूनों के अधिकारों पर पाकिस्तानी सेना का बेतुका बयान। कहा दहेज में नहीं मिले हैं पख्तूनों को प्राकृतिक संसाधन। पीटीएम का पलटवार, संसाधनों को बताया अपनी विरासत। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को नियुक्त किया स्वास्थ्य मंत्री। कोविड वैक्सीन विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं कैनेडी जूनियर। और आइए अब पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। इस सब के बीच मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहां का अंतरिम प्रशासन बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक शासन की राह पर झोंक रहा है। इसको लेकर शेख हसीना की पार्टी ने अंतरिम सरकार की नीयत का विरोध किया है, तो वहीं बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बेगम खालिदा जिया की बीएनपी अंतरिम प्रशासन पर जल्द चुनाव कराने का दबाव बना रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस प्रशासन सांप्रदायिकता के खिलाफ संविधान में मौजूद गारंटियों को एक एक कर हटाने में लगा है? यही वो सवाल है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग पूछ रही है। हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और बांग्ला राष्ट्रवाद को हटाने की वकालत के बाद पूरे देश, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में खौफ का माहौल है। प्रत्यक्ष रूप से सेना के पूर्ण समर्थन से चल रही अंतरिम सरकार का इस्लामी एजेंडा अब खुलकर सामने आ चुका है। हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश, जमाते इस्लामी और हिजबुत तहरीर और इस्लामी छात्र शिविर जैसे संगठनों का इस्लामी राज्य बनाने का सपना यूनुस प्रशासन का एजेंडा बनता दिखाई दे रहा है। अटॉर्नी जनरल के बयान को इसी एजेंडे की अभिव्यक्ति माना जा रहा है। आवामी लीग ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बयान बहुलवाद और समन्वयवादी संस्कृति को मिटाने पर तुले इस्लामी कट्टरपंथियों के विषैले विचारों का खुला समर्थन है। आवामी लीग ने इन तत्वों पर पाकिस्तान के हाथ में खेलने का आरोप लगाया है। दरअसल बांग्लादेश हाईकोर्ट 15वें संविधान संशोधन की वैधानिकता पर सुनवाई कर रहा है। इसी क्रम में अटॉर्नी जनरल सरकार पर पक्ष रख रहे हैं। सरकार चाहती है कि न केवल संविधान का इस्लामी पहचान से जुड़ा प्रारूप बहाल हो, बल्कि कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था भी कायम की जाए। माना जा रहा है कि अंतिम प्रशासन देश में चुनाव नहीं कराना चाहता और कार्यवाहक सरकार जैसी व्यवस्थाओं में अपने लंबे कार्यकाल की संभावनाएं खोज रहा है। हद तो यह है कि पहल अंतिम प्रशासन का समर्थन करने वाली पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की बीएनपी जल्दी चुनाव कराने की मांग को लेकर अगले महीने से सड़कों पर बड़ा जन आंदोलन करने जा रही है। गौरतलब है कि 2011 में शेख हसीना सरकार द्वारा किए गए 15वें संविधान संशोधन में 1972 के संविधान की मूल भावनाओं राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को संविधान में शामिल किया गया था। शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा भी इसके तहत दिया गया था। अब यूनुस प्रशासन इसे भी वापस लेना चाहता है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं और डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। पहला सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे, बांग्लादेश से जो ताज़ा खबर आ रही है उस खबर में सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि आवामी लीग ने भी ये आरोप लगाया है कि हिजबुत तहरीर जो एक कट्टरवादी चरमपंथी संगठन है उसके लोगों को वहां पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और दूसरा जो हाईकोर्ट में पक्ष रखा है अंतरिम
प्रशासन की ओर से, उसमें वहाँ सेक्युलरिज्म को हटाने की बात कही गई है, समाजवाद को हटाने की बात की गई है, राष्ट्रपिता के रूप में शेख मुजीबुर रहमान का नाम हटाने की बात की गई है। किस ओर जा रहा है बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, इसके अंदर अधिकांश जो मंत्री या एडवाइजर जिन्हें कहा जा रहा है, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं। हिजबुल तहरीर की इस विचारधारा से कई लोग मिले हुए हैं, कई हिफाजत की विचारधारा से, और जमात के लोग जो अवामी लीग की हुकूमत के दौरान भी कई लोग छुपे छुपे जो अवामी लीग के की सरकार के अंदर भी शामिल थे, वो लोग भी अब खुलेआम बाहर आ चुके हैं। हिजबुल तहरीर हमें समझना चाहिए एक पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान इसमें विश्वास नहीं करता। ये विश्वास करते हैं एक वैश्विक उम्मा में, एक विश्वव्यापी इस्लामिक शासन में। तो ये तो एक बहुत ही चरमपंथी संगठन है और ये कई मध्य एशियाई राष्ट्रों में इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। तो अब साफ पता चल रहा है कि कई ऐसे एडवाइजर्स हैं जिनके साफ स्पष्ट रूप से ऐसे संगठनों के साथ लिंक्स रहे हैं। और अभी जो स्थिति है, जो हाई कोर्ट में इन्होंने जो पक्ष रखा है कि सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए, ये दर्शा रहा है कि इस तरीके की कट्टरपंथी ताकतें जो हैं शासन के ऊपर हावी होती चली जा रही। और ये दुर्भाग्य है, क्योंकि ये जो अंतरिम सरकार है, सो कॉल्ड अंतरिम सरकार है, पहली चीज तो ये सरकार है किस बेसिस पर, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसकी संवैधानिक वैधानिकता क्या है, इसकी कानूनी वैधानिकता क्या है? ना कोई चुनाव जीते हैं, ना किसी बेसिस पर ये आए हैं, किसी कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत इनकी स्थापना हुई है। जब पूर्व प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया ही नहीं, तो सरकार जब जगह खाली नहीं है तो ये आ कहां से गए? तो ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जिस तरीके से यूनुस साहब कट्टरपंथियों को धीरे धीरे एक एक करके बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आलोक जी, इस सबके बीच सवाल ये भी आता है कि अवामी लीग जो लगातार विरोध कर रही है, वहाँ पर अंतरिम प्रशासन की ओर से जो भी फैसले लिए जा रहे हैं या जिन लोगों को अपने मंत्रिमंडल में वहाँ पर शामिल किया जा रहा है, लेकिन अवामी लीग जो प्रधानमंत्री वहाँ पर थी शेख हसीना, आरक्षण को लेकर के वहाँ पर एक उबाल आया, आंदोलन हुआ, उसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और उसके बाद माना जा रहा था कि अंतरिम प्रशासन का गठन हुआ, अंतरिम प्रशासन कुछ अच्छा वहाँ पर करेगा, स्थिरता लाएगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जो दूसरी बड़ी पार्टी है बीएनपी, बेगम खालिदा जिया की, वो भी मांग कर रही है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाइए और वो सड़कों पर उतरने वाले हैं और इनका कहना है कि ये चुनाव भी नहीं करवाएंगे। देखिए, ऐसा है कि बीएनपी को लगता है कि अभी चुनाव होंगे तो उनके जीतने की संभावनाएं प्रबल है, तो इसलिए बीएनपी चाहती है चुनाव हो जाए। अब ये जो आपका सो कॉल्ड अंतरिम शासन है, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने बलबूते पर चुनाव जीत सके। तो इनको तो मालूम है कि जिस दिन चुनाव होगा इनमें से कोई जीतेगा नहीं, ना यूनुस साहब, ना इनके एडवाइजर्स। तो ये जो है चुनाव कराना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति है और इसमें ये लोग जो है बिना चुनाव करे, बिना किसी लेजिटिमेसी के, बिना किसी वैधानिकता के शासन पर काबिज रहना चाहते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए, आपने कहा कि सेना के समर्थन से, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेना का पूरा समर्थन इस अस्थायी हुकूमत को नहीं है। सेना अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन सेना के अंदर भी एक मत नहीं है। बांग्लादेश की सेना भारतीय सेना या पाकिस्तानी सेना की तरह नहीं है, जो कि पूरी की पूरी सेना सेनाध्यक्ष के अंतर्गत चले। बांग्लादेश में कर्नलों और मेजरों ने जो है तख्ता पलट किए हुए हैं। तो यहां पे क्या है कि सेना भी अभी, सेनाध्यक्ष चूंकि अवामी लीग के अपॉइंटेड थे और शेख हसीना के करीबी माने जाते थे, वो भी इस स्थिति में नहीं है कि अभी पूरी तरह से एक कोई कदम उठा सके। लेकिन अगर आपको याद हो कि जब राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हुए तो सेना ने कड़ा रुख लगवाया और उसके कारण वो प्रदर्शन जो है फेल हो गए। तो अभी मेरे को लगता है कि ये आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सेना से भी इंगेज करके रखे, और साथ ही साथ हमें वापस ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नजरिया है, शेख हसीना बांग्लादेश की चुनी हुई प्रधानमंत्री हैं, और अगर उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया तो वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। आलोक जी, अगर कट्टरपंथियों की अगर हम वहाँ पर बात करें, जमात की बात करें या हिजबुत की बात करें, तो
फैक्ट क्या कुछ कहते हैं? पाकिस्तान के कट्टरपंथियों से इनके किस तरह के संबंध हैं और क्या कुछ उनका प्रभाव इन पर रहता है? देखिए, पहली चीज तो हमें समझना चाहिए कि जब 71 में बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ तो जमाते इस्लामी ने इसका विरोध किया। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, उन्होंने पाकिस्तानी सेना की मदद की। उनके ये जो कोलैबोरेटिव जो कदम थे उनके कारण सैकड़ों हजारों बांग्लादेशियों की हत्या हो गई। तो जमात के हाथ तो खून से सगे हुए हैं ही हैं, और इसी कारण जब शेख हसीना की सरकार आई तो ये जितने भी लोग जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ कोलैबोरेट किया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हत्या करने में उनकी मदद की थी, उनको सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। कुछ को फांसी दी गई, कुछ को उम्र कैद दिया गया, और जमात का जो नेतृत्व था उस समय का वो सारा धीरे धीरे खत्म हो गया। तो अब लेकिन सवाल ये है कि ये जो कट्टरपंथी हैं इनके हमेशा से पाकिस्तान से हाथ जुड़े हुए थे। जमात हमेशा से पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी, और आज भी पाकिस्तान के अंदर एक खुशी की लहर है जब से शेख हसीना की सरकार हटी है, क्योंकि वो लग रहा है कि वो वापस, और कई पाकिस्तानी तो वापस कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो हमें इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये जो अंतरिम सरकार है ये मेरे ख्याल से इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। साथ ही साथ ये भी आलोक जी, इस सब के बीच एक सवाल हमको और हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान है, लेकिन अगर बांग्लादेश इसी हालत में आगे बढ़ते रहा तो भारत के लिए क्या कुछ स्थिति बनने वाली है? कितना बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है? देखिए, जब कोई भी राष्ट्र अगर कट्टरपंथी विचारधारा का एक हब बन जाता है तो वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक खतरा बन जाता है। और ये आपने देखा जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी पिछली बार, तो 9/11 हुआ, और वो दुनिया के वो राष्ट्र जो सोचते थे कि कुछ भी हो अफगानिस्तान में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको फर्क पड़ा। उसी तरीके से अगर बांग्लादेश में ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा चिंता की बात होगी, क्योंकि इसका असर तो हम पे सीधे पड़ेगा। हम उनके पड़ोसी राष्ट्र हैं, अधिकांश बांग्लादेश की सीमाएं हमसे ही मिलती हैं। अगर थोड़ी सी सीमा हम म्यांमार के साथ छोड़ दें तो बांग्लादेश की सीमाएं सिर्फ भारत के साथ हैं। बिल्कुल। आलोक जी, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे इस मामले पर, और संक्षेप में थोड़ा बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी तक तो कुछ ज्यादा इस बारे में बोल नहीं रहा है, पश्चिमी देश कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आया है जो अमेरिका में अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर कायम होने वाला है, और जो बांग्लादेश में हुआ उसमें पिछले अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या कुछ रवैया रहा वो सबने देखा है। तो आने वाले दिनों में ये माना जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव डालेगा और वो दबाव कुछ काम करेगा। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उसमें अमेरिकी दूतावास और कुछ अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट का बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिकी सरकार का परोक्ष रूप से पूरा समर्थन था इस तख्ता पलट को। अब क्यों था इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा वो हो सकता है, व्याख्यान हो सकता है। ठीक है, जनवरी के बाद क्या फर्क होगा? जी, ऐसा मुझे मानना है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उन शक्तियों के अंदर एक थोड़ी घबराहट है, विशेषकर बांग्लादेश के अंदर। वो लोग जो सोच रहे थे कि उनका खेल अब पूरी तरह से हो चुका है, उनके हिसाब से मोहरे वो बैठा चुके हैं, और एक बांग्लादेश को एक अफगानिस्तान बनाने की तरफ उनका पूरा जो प्रयास चल रहा था वो कुछ हद तक उसको एक झटका लगा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बनने से जो वहां पे अमेरिकी दूतावास है उसके अधिकारी भी परिवर्तित होंगे, और जो अमेरिकी विदेश नीति है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है। और ऐसे में मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी एक बहुत कड़ा रुख अपनाने की आवश्यकता है बांग्लादेश के इस जो अभी प्रशासन है इसके खिलाफ। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है जिस पर अभी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। NTPC Green Energy Limited, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, a Maharatna CPSE, strategically focused on developing a portfolio of utility-scale renewable energy projects, launches an initial public offering of equity shares of face value of rupees 10 each through the book building process with a price band of rupees 102 to rupees 108 per equity share. Bid issue opens Tuesday, November 19, closes on Friday, November 22nd, 2024. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLMs, stock exchanges and the company. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत समेत दूसरे इलाकों में रहने वाले पख्तूनों ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है। दरअसल तहरीक तालिबान की आड़ में पाक सेना इन लोगों पर कहर ढा रही है और इस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों को लूट रही है। इसको लेकर अब पख्तून और पाक सेना आमने सामने है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत समेत दूसरे इलाकों में रहने वाले पश्तूनों का ये नारा पिछले कई सालों से वहां के हुक्मरानों और सेना के अधिकारियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तहरीक तालिबान की आड़ में पाकिस्तानी सेना न सिर्फ इन इलाकों के लोगों को निशाना बना रही है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों से लैस इस धरती को खुले आम लूट रही है। अब सेना अपनी डकैती को जायज ठहराने के लिए कुतर्कों पर उतर आई है। करोड़ों पश्तूनों का अपमान करते हुए पाकिस्तानी सेना ने यहां तक कह दिया कि क्या उन्हें ये प्राकृतिक संसाधन दहेज में मिले थे या फिर वो अपनी मां के पेट से ले आए थे। इधर हमारे पास क्रोमाइट है कि हमारे पास कॉपर है, हमारे पास तेल है, हमारे पास गैस है, इसको कोई हाथ ना लगाए। बड़ी अच्छी बात है, करेंगे डेवलप, नहीं लगाते। ये क्या आप लोग अपने साथ पैदाइश में साथ लेके आए थे या कोई अपने जेब में लेके आए हुए? अपनी ही आवाम के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के इस बयान के बाद पश्तूनों में रोष फैल गया। सोशल मीडिया पर जवाबों के बाढ़ चलने लगे। पूछा जाने लगा कि अगर संसाधन पश्तूनों के नहीं तो क्या सेना को महर यानी निकाह के वक्त तय होने वाली रकम के रूप में मिले हैं। पश्तूनों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुखिया मंजूर पश्तीन ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि हाँ, ये उनके पुरखों की ज़मीन है और उन्हें विरासत में मिली है और कब्ज़ा माफिया से इसकी सुरक्षा चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना के बयान से साफ हो गया कि वहां के हुक्मरान और आला अधिकारी पश्तूनों के अधिकारों को लेकर कितने गंभीर हैं और पूरे समुदाय को लेकर उनका नजरिया क्या है। इस बीच आम पश्तूनों का खून लगातार बह रहा है। पाकिस्तानी सेना टीटीपी जैसे संगठनों पर कार्रवाई के बजाय इन्हीं को निशाना बना रही है। ताज़ा कार्रवाई में केपीके में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग शामिल हैं। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, अगर ये केपीके और दक्षिण वजीरिस्तान की हम बात करें तो एक तरफ तो बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी सेना किस तरह से बलूचों के खिलाफ वहाँ पर अत्याचार कर रही है और ये पख्तून भी इस तरह से वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं और ये तो अब पाकिस्तानी सेना और पख्तून बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। देखिए, पख्तून राष्ट्रवाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता रही है जब से पाकिस्तान की हुकूमत बनी है। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के बनने के एक हफ्ते के अंदर इन्होंने उस समय की जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की सरकार थी उसको डिसमिस किया था। 1946 में जिस चुनाव के ऊपर पाकिस्तान बने उसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जनता ने पाकिस्तान के नारे को नकार दिया था। मुस्लिम लीग की यहां हार हुई थी। तो पाकिस्तान हमेशा पख्तूनों के राष्ट्रवाद से डरता रहा है और जब से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट दोबारा एक बार पख्तून राष्ट्रवाद को जगाने में सफल हुआ है, तब से पाकिस्तान सेना की नींद उड़ी हुई है। और अगर आपने देखा हो, पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने पीटीएम को बैन कर दिया, इसको डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की, इसके जो चुने हुए सांसद आए थे उनको जेल में रखा गया। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो पीटीएम है इसको किसी तरीके से दबा कर रखें। और पख्तूनों से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर है और उसके कई कारण हैं, क्योंकि एक तो पख्तून बड़ी संख्या में सेना के अंदर भी हैं, तो ये पख्तून मार्शल रेस रही है और अफगानिस्तान के अंदर पख्तूनों का प्रभुत्व रहा है और कई बार अफगानिस्तान आज भी डूरन लाइन को, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, उसको विभाजित करती है, उसको नहीं मानती है। और इसीलिए इन्होंने कोशिश की है कि पख्तूनों को बांट के रखा जाए। पहले पख्तून खैबर पख्तूनख्वा में भी थे,
फाटा में भी थे, नॉर्थ बलूचिस्तान में भी आज की तारीख में पख्तून है। फिर अब फाटा और खैबर पख्तूनख्वा मिल गए हैं, वजीरिस्तान एजेंसीज वगैरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो गई हैं, और उससे पख्तून राष्ट्रवाद को एक बल मिला है। लेकिन उससे पाकिस्तानी सबसे जो शासन है, स्पेशकर जो उनकी जो सेना है, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो बहुत घबरा रहा है, क्योंकि पश्तून एरियाज में काफी रिसोर्सेस तो है ही हैं, और उसके अलावा ये लोग बड़ी संख्या में सेना और सिक्योरिटी एजेंसीज में हैं। कई नदियां जो अफगानिस्तान से आती हैं, जैसे काबुल नदी वगैरह है, वो पख्तूनिस्तान के पख्तून इलाकों से आती है, और पख्तून जो है कालाबाग बांध के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में प्रखर रहे हैं, क्योंकि कालाबाग डैम जो है वो पंजाबियों का मानना है कि वो पाकिस्तान की पानी की समस्याओं का एकमात्र हल कालाबाग डैम है। लेकिन उससे बाकी 3 जो प्रांत है, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, तीनों को नुकसान होने की, और तीनों की जो असेंबलीज हैं उन्होंने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है। तो पख्तूनों से जो है यहाँ का जो शासन है, यहाँ का जो सिक्योरिटी तंत्र है, वो काफी घबराया हुआ है, और उसी का असर देख रहे हैं कि आप DGISPR इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये क्या दहेज में लेके आए हैं या अपने पैदाइशी लाए हैं। भाई, जिस जगह पे जो संसाधन है वो वहां की जनता की अमानत है, ये तो हमेशा से ही माना जाता है। कुछ ना कुछ तो लोकल आदमियों को उसका वो दिया जाता है, और यही समस्या बलोचों के साथ भी है। बलोचों का भी यही मानना है कि हमारे संसाधनों को लूटा जा रहा है और हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो या सेंडक कॉपर माइन हो या जो भी हो। और अब पख्तूनों के साथ भी ये समस्या हो गई, और पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि पख्तूनों और बलूचों में जो दोस्ती है वो बढ़ती जा रही है। आलोक जी, इसी सवाल को मैं आपसे जानना चाह रहा था कि पख्तूनों और बलूचों में जो दोस्ती है वो बढ़ते जा रही है। बलूच भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, पख्तून भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, और पख्तून तो यहाँ तक भी आरोप लगा रहे हैं कि पख्तूनों और बलूचों की जो दोस्ती है, पाकिस्तान सेना उसको तोड़ रही है। इन दोनों की दोस्ती कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए? देखिए, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जो बलोच हैं वो संख्या में बहुत कम है। बलोचों की जनसंख्या, जो बलूचिस्तान प्रांत है, वो पाकिस्तान का करीब करीब आधा क्षेत्रफल है। 43% पाकिस्तान का क्षेत्रफल बलूचिस्तान है, लेकिन उसमें सिर्फ 5% से थोड़ा ज्यादा जनसंख्या है की आबादी है वहां पे, तो वो संख्या में कम है। लेकिन पख्तून जो है एक काफी बड़ी संख्या में है, और पख्तून उसके बावजूद बाहर भी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि उत्तरी बलूचिस्तान पूरी तरह से पख्तून है, साथ ही साथ कराची शहर के अंदर आज एक बड़ी संख्या में पख्तूनों की आबादी है। तो पख्तूनों का प्रभुत्व तो काफी दूर है, और पख्तून बड़ी संख्या में सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर भी हैं। तो इसलिए और ज्यादा घबराहट है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान में जितने भी हमले हुए हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हुए हैं, चाहे वो TTP के हों या बलोच हों, उसमें कई बार अंदरूनी लोगों का साथ मिला है उनको। तो अब अगर पख्तून और बलोच एक साथ आ जाएं तो ये इनके लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर सामान्यतः पख्तूनों और बलूचों के बीच में थोड़ी रंजिश सी रही है, क्योंकि दोनों ही एक कम्युनिटीज थी। बलोच थोड़ा ज्यादा नंबर में थे, और वो पख्तूनों की संख्या बढ़ने से घबराते थे, तो एक आपस में टकराव की सी स्थिति थी। बिल्कुल। आलोक जी, अंतिम सवाल इसी पर जानना चाहेंगे, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का फैक्टर है, वो इस इलाके के लिए उसको आप किस तरह से देखते हैं? यही मैं कहना चाह रहा था कि अभी तक क्या था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो कट्टरपंथी विचारधारा है, उसको राष्ट्रवादी संगठन जो बलोच हो या पश्तून हो, उनके साथ उसकी समस्या थी। लेकिन अभी जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भले ही बलोच राष्ट्रवादी संगठनों और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच में वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन एक टैक्टिकल अलायंस हो चुका है कि दोनों ही पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जो है एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार रहते हैं, और दोनों एक दूसरे से मिलकर कुछ कदम उठा रहे हैं। और ऐसा ही मुझे लगता है कि पीटीएम के साथ भी अब कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि पीटीएम की जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने दोनों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की जबरदस्तियों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, और साथ ही साथ उन्होंने TTP के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। तो अब आगे चलकर क्या होता है ये देखने की बात है। ठीक है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना रिएक्ट कर रही है, उससे ये लगता है कि वो काफी घबराई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, इन दोनों विषयों पर हमारे दर्शकों को तमाम अपना विश्लेषण उनके साथ साझा करने के लिए और तमाम जानकारियां उनको देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के उस पार हम आपको आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। ये
फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डिकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। एनटीपीसी ग्रीन, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, ब्राइटनिंग इंडियाज टुमारो विद ग्रीन वॉट्स। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व में श्रीलंका के वामपंथी गठबंधन नेशनल पीपुल्स पावर ने संसदीय चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की है। अपने मार्क्सवादी विचारों के लिए जाने जाने वाले दिसानायके ने पिछली सरकारों के मितव्ययिता उपायों का विरोध करने की योजना बनाई है। दिसानायके की जीत आर्थिक नीतियों में बदलाव का संकेत देती है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इजराइल का गाजा में हमास के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान जारी है। इजरायली वायुसेना ने पिछले 24 घंटों में लेबनान में 120 से अधिक हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला किया है। वहीं इजरायली सेना ने गाजा में फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ब्रिगेड के प्रभारी अलकमान अबेद एल सलाम खलील अनबर को भी मारने का दावा किया है। उत्तरी स्पेनिश शहर विलाफ्रांका डी एब्रो में एक वृद्धाश्रम में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई। अरागोन क्षेत्र में राष्ट्रीय सरकार के शीर्ष अधिकारी फर्नांडो बेल्ट्रॉन ने संवाददाताओं को बताया कि आग एक कमरे में लगी। सभी पीड़ित जॉर्डिन्स डी विलाफ्रांका निवास में रहने वाले बुजुर्ग लोग थे, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए एक देखभाल गृह है। अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी नई टीम की घोषणा कर रहे हैं। अब उन्होंने वैक्सीन संशयवादी और पूर्व स्वतंत्र राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को अपने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में चुना है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत गेनेडी गैटिलोव ने संवाददाताओं से कहा कि यदि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहल करते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी बातचीत रूसी प्रगति की वास्तविकताओं पर आधारित होनी चाहिए। पाकिस्तान में शुक्रवार को लाहौर में हवा की गुणवत्ता का स्तर 1900 के पार पहुंच गया है। हवा की खराब गुणवत्ता का स्तर वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता दिख रहा है। हाल ही में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने भी एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि पंजाब प्रांत के लोग प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने में करीब 20 लाख लोगों को इलाज की जरूरत पड़ी है।